नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीपीएसपीज जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम फंडामेंटल राइट्स को कवर कर चुके हैं जो कि पार्ट 3 में हमने कवर किया था। अगर आपने मेरी वो पुरानी वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो आप मेरे उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं डीपीएसपीज की। डीपीएसपीज में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम इसमें कवर क्या क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि डीपीएसपीज को लाया क्यों गया, किस ऑब्जेक्टिव से लाया गया, किस तरह से डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर डीपीएसपीज के बीच में और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, जिसके लिए हमें बहुत सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स देखने को मिलती हैं। एंड साथ ही में हम जानेंगे कि किस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा एंड काफी यूजफुल रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे इन दोनों चैनल्स पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ डेली बेसिस पे एक बहुत सारा रेलेवेंट कंटेंट भेजा जाता है। आप उसका लाभ उठा सकते हैं, इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं डीपीएसपीस की। देखिए, ग्रैनविल ऑस्टिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए हैं जिन्होंने भारत के संविधान में काफी कुछ लिखा है। इन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल रिवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में सोशलिज्म को चुना। सोशलिज्म में भी फेबियन सोशलिज्म को हमने अपनाया। फेबियन सोशलिज्म का मतलब होता है कि सोशलिज्म थ्रू द मीन्स ऑफ डेमोक्रेसी। सवाल उठता है कि जहां पे मार्क्स ने कहा था कि सोशलिज्म लाएंगे वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू, फेबियन सोशलिज्म कह रहा है जी सोशलिज्म लाया जाएगा थ्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के थ्रू कैसे सोशलिज्म लाया जाएगा? तो उसका आंसर हमें मिलता है, कहते हैं जी हमें सोशलिज्म लेकर आना है थ्रू लॉज, कानूनों के द्वारा एंड पॉलिसीज के द्वारा। अगला जो सवाल उठता है वो ये कि किस तरह के लॉज, किस तरह की पॉलिसीज के द्वारा हम सोशलिज्म को ला सकते हैं। तो इनका कहना है, ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना है कि देखिए, डीपीएसपीज में हमें वो फ्रेमवर्क दे दिया गया कि किस तरह के कानून लाने हैं, किस तरह की पॉलिसीज लानी है जिसके द्वारा हम सोशलिज्म को एस्टेब्लिश कर सकें। हम सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर वेरियस एस्पिरेशंस गिवन। प्रियम्बल में ही एस्पिरेशंस दे दी गई जो हम अचीव करना चाहते हैं, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहते हैं जी अब इन सब एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए डीपीएसपीज में सरकार को कुछ गाइडलाइंस दी हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल नेचर की ये गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको फुलफिल करके ये जो एस्पिरेशंस हैं इन्हें हम फुलफिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया। अब सवाल यहां पर नेक्स्ट जो खड़ा होता है वो ये कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डीपीएसपीज को अलग से क्यों लेकर आया, फंडामेंटल राइट्स के बीच में ही क्यों इंक्लूड नहीं कर दिया गया। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं उस समय भी थी, कुछ समस्याएं आज भी हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, देन लैक ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो एक बात पे यूनानिमसली अग्री करते हैं कि हमारे देश के लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए कुछ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स देने होंगे। हमारे देश के जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने इन राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड किया एंड दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो है सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, जो कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें इंश्योर करने की कोशिश की। दूसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स थे ये इन्होंने डीपीएसपीज के थ्रू हमें देने की कोशिश की। जहां एक तरफ हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव कॉनोटेशंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट, वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि डीपीएसपीज जो है दीज आर द पॉजिटिव कॉनोटेशंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, जहां पे कुछ करने का आदेश दिया गया है स्टेट को सो दैट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लाया जा सके देश में। नाउ एक और चीज जो यहाँ पे नोट करने के लायक है दोस्तों वो ये कि ये जो डीपीएसपीज हैं दे आल्सो एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट टू द कोर्ट व्हाइल डिटरमाइनिंग द वेरियस पॉलिसीज और लॉज ऑफ द स्टेट। क्या लॉज ठीक हैं, किस पर्पज से लाए गए हैं, लॉ की वैलिडिटी क्या है, वो गाइड कौन करता है? डीपीएसपीज कहता है, गाइड करता है कोर्ट को ये चेक करने में कि क्या ये लॉज वाकई में वैलिड है या नहीं। फीचर्स ऑफ डीपीएसपी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, डीपीएसपीज जो हैं इनके कुछ 5-7 फीचर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस कई बार आ जाता है, तो हमें एक बार वो भी देखना जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि डीपीएसपीज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, आर्टिकल 36 to 51 में नॉन जस्टिसिएबल नेचर की है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल का मतलब हुआ कि भाई अगर फंडामेंटल राइट्स को सरकार फुलफिल नहीं करती है, कहीं उन्हें इन्फ्रिंज किया जाता है, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर हाईकोर्ट जा सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें डीपीएसपीज में, अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है कि सरकार इन्हें फुलफिल कर पाए, तो आप कहीं पे जा नहीं सकते हैं।
आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, ठीक है। तीसरा क्या कहते हैं जी, बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उसमें भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आया था। ये जो डीपीएसपीज हैं उन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से काफी सिमिलर हैं। फिर कहते हैं जी दीज आर पॉजिटिव कॉनोटेशंस, मैंने आपको बताया। एंड जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को कोई अगर धरातल पर लाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, तो वो हमारी डीपीएसपीज ही हैं। ये गाइडलाइंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं लेजिस्लेचर को एंड एग्जीक्यूटिव को, एंड दीज आर एनेबलिंग इन नेचर। जहां पर एक तरफ हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स ने इंश्योर किया, उसके बाद जो वैक्यूम बचता है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, उस वैक्यूम को फुलफिल करती हैं हमारी डीपीएसपीज। एंड अगर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे देखें तो डीपीएसपीज को सोशल, गांधीयन एंड लिबरल पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ऐसा क्यों? देखिए, ये सवाल उठ सकता है कि जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल इन नेचर बना दिया गया, यानी कि उनको अगर फुलफिल नहीं किया जाता है तो वो आप उनको फुलफिल कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। डीपीएसपीज को ऐसा क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, बहुत ही सिंपल सा कारण है, एक कारण नहीं है, 2-3 कारण है जो कि हमें समझने चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें जस्टिसिएबल बनाया गया, इट वाज वेरी मच पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू फुलफिल देम देन एंड देयर या ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीपीएसपीज की, इन्हें फुलफिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे सबसे पहले फाइनेंशियल लिमिटेशंस, सरकार के पास ना तो उस समय इतना पैसा था और आज भी उतना पैसा नहीं आ गया कि सभी डीपीएसपीज को फुलफिल कर सके सरकार। दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस, क्योंकि देखिए सरकार को कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे पंचायती राज को लेकर आना, विलेज को सेंटर ऑफ इकोनॉमी बनाना, साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि एनिमल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बहुत सारे यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। नाउ रिसोर्सेज की लिमिटेशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस भी हैं। सरकार के पास उतना ज्यादा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर आज भी नहीं हम कह सकते कि है कि हमारी ये जो सारी की सारी डीपीएसपीज है इन्हें फुलफिल कर सके। डाइवर्स कंट्री, एंड डाइवर्स कंट्री होने के नाते देखिए इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी जो जनता है वो तब भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कि कुछ ऐसे जो डीपीएसपीज हमारे इसमें रखे गए हैं पार्ट 4 में, उन्हें हम तब फुलफिल कर पाते हैं। जैसे कि यूसीसी की अगर हम बात करें, यूनियन सिविल यहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड इवन आज भी अगर हम इसे इंप्लीमेंट करने जाएं, नॉट ऑल विल बी अग्रीड, राइट। सो उस समय भी हमारी जो देश आजाद हुआ था, इट वॉज वेरी फ्रेजाइल कंडीशन, सोशल कंडीशंस वर वेरी फ्रेजाइल। सो हमारे संविधान के निर्माता चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनको डीपीएसपी में रखा। फिर कहते हैं कि भाई देखिए, स्टेट को, हमारे देश को आजाद कर दिया, देश में आजाद करने के बाद हमारे संविधान के निर्माता चाहते थे कि कुछ ऐसे फीचर्स जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम फुलफिल करना चाहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर कंडीशंस उन्हें फुलफिल करने के लिए हमारे जो स्टेट के लोग हों उनके पास आजादी होनी चाहिए। इसलिए भी उन्होंने सारी चीजों को उस समय फुलफिल करने लायक नहीं बनाया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के दायरे में नहीं रखा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट किया जाता है, धरातल पर लागू किया जाता है। देखिए, डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 यहाँ पे टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है लॉज एंड दूसरा है पॉलिसीज। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे मनरेगा है, दैट इज अगेन अ स्कीम, पॉलिसी स्कीम है जो कि आर्टिकल 39A में दिए गए मैंडेट को फुलफिल करती है, दैट इज द राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। इसी तरह से चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 है जो कि आर्टिकल 39G में विच टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उसको फुलफिल करता है। एंड इसी तरह से अगर हम काउ स्लॉटर की बात करें, आर्टिकल 48 में दिए गए मैंडेट को फुलफिल करता है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी से जुड़े हुए, कुछ फैक्चुअल सी बातें हैं वो हम यहाँ पे फटाफट से दोहरा देते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा है कि भाई अगर कंफ्लिक्ट आता है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में, वो कैसे रिजॉल्व करेंगे वो देखेंगे। कहते हैं जी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज में, फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं जी, बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड टू ऑल द सिटीजंस, वेयर एज डीपीएसपीज क्या है, दीज आर जस्ट द इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस गिवन टू द स्टेट, राइट, ऑल्दो दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। फिर दूसरा क्या है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपीज हैं। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव कॉनोटेशन करते हैं, पार्ट 4 में जो डीपीएसपीज है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि स्टेट को कुछ करने का आदेश देती हैं। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिबल, डीपीएसपीज नॉन एनफोर्सिबल। एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दीज आर फंडामेंटल राइट्स। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू डीपीएसपीज। लीगल सैंक्शन है वो मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। लीगल सैंक्शन का मतलब क्या, कि अगर गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स नहीं करती है तो 32 में आप कोर्ट जा सकते हैं या फिर 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं।
मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन का मतलब क्या कि भाई अगर सरकार डीपीएसपी को फुलफिल नहीं करती है, कोर्ट नहीं जा सकते, बट यस पॉलिटिकल सैंक्शन है, सरकार को अगले 5 साल के बाद बदला जा सकता है, इलेक्शंस में बदला जा सकता है, राइट। लेजिस्लेशन, अगर हम बात करें डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स की, इन्हें फुलफिल करने के लिए कुछ केसेस में लेजिस्लेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 में अगर हम देखें तो वहां पे लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है। वहीं पे अगर मैं बात करूं डीपीएसपीस की, तो डेफिनेटली इन्हें फुलफिल करने के तो लेजिस्लेशन चाहिए ही चाहिए, नॉट ओनली लेजिस्लेशन बट ऑल्सो पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड। अब कहते हैं जी कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज ऑल्दो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर इन दोनों को इंप्लीमेंट करते समय कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाती है। यानी कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि कोई लॉ बनाया गया था डीपीएसपीज को फुलफिल करने के लिए, बट इवेंचुअली वो लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, राइट। ऐसे में कई सारे केसेस हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स दी। कुछ एक दो जजमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चमकम दुरायराजन का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपीज, saying that the fundamental rights and part 3 prevail over DPSPs in case of conflict between them। so यहाँ पे आप देखेंगे पूरी एक स्टोरी बन जाती है, यहाँ पर किस तरह से अलग अलग अमेंडमेंट्स भी आएंगी, अभी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले चमकम दुरायराजन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, डीपीएसपीज उसके नीचे जाएंगे, मतलब उनको हटा दिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के रास्ते से। दूसरा क्या है, केरला एजुकेशन बिल आया, ये अगेन 1957 का ये केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अपनानी चाहिए व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। यहां पे कोर्ट्स को ये आदेश दिया गया कि आप दोनों को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, दोनों को इस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि दोनों ही प्रिवेल कर जाएं, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे आप इस तरह से इंटरप्रेट करें कि वो खत्म हो जाए। सो एज मच एज पॉसिबल द कोर्ट वुड अटेम्प्ट टू बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये यहां पर कहा गया। फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट as fundamental rights cannot be undermined only to implement the provisions of part 4 which lists down the important guidelines, so it was observed that a fundamental rights cannot be abridged or taken away। in response to this 25th amendment act लाया गया। अब देखिए गोलकनाथ केस जो कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन केस के बाद आया था, उसमें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चमकम दुरायराजन वाली के जो वर्डिक्ट थी उसे यहां पर दोबारा दोहराया कि भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट मान लो ऐसा है जहां पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल नहीं है, वहां पर फिर फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। इस जजमेंट की रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने 25th अमेंडमेंट एक्ट लाया। 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम सब जानते हैं कि 31C को इंट्रोड्यूस किया गया। 31C क्या कहता है? 31C कहता है कि भाई देखिए, अगर कोई ऐसा कानून है जो कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी या फिर क्लॉज सी को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया, तो उस आर्टिकल को केवल इस ग्राउंड पे आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 31 को इन्फ्रिंज करता है। ये ओरिजिनली इसमें कहा गया था। उसके बाद हमें देखने को मिला कि इस जो 31C है, इसमें फिर से एक अमेंडमेंट लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग 1976, और इसमें यह कह दिया गया कि भाई देखिए, अगर कोई ऐसा एक्ट है जो किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करता है, उसे आप इस ग्राउंड पे वॉइड डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज करता है। सो आप देखेंगे कि किस तरह से 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा गोलकनाथ के इस जजमेंट को ओवरटर्न करने की कोशिश की गई। हालांकि हमें देखने को मिलता है कि जो 25th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें केवल ये 2 डीपीएसपी के प्रोविजंस को यहां पर इंपॉर्टेंस दी गई थी ओवर फंडामेंटल राइट्स, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारी जो पार्लियामेंट है उन्होंने सभी की सभी डीपीएसपी को सुपीरियर बना दिया ओवर फंडामेंटल राइट्स। ये जो यहां पर हुआ, ये जो हम यहां पे अभी देखते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, हम देखते हैं इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिनर्वा मिल्स केस में दोबारा से ओवरटर्न कर दिया। एंड मिनर्वा मिल केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ इतना ही अलाउ करेंगे कि जो 31C में जो 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जिसे हमने ओरिजिनली देखा था, केवल वही वैलिड होगा।
सो आज की पोजीशन ये है कि अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 39B या आर्टिकल 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया जाता है, और अगर वो प्रोविजन आर्टिकल 14 या 19 को इन्फ्रिंज करता है, तो केवल इसी ग्राउंड पे उस प्रोविजन को या उस लॉ को हम वॉइड डिक्लेयर नहीं करते। सो दिस इज द करंट कंडीशन ऑफ आर्टिकल 31C। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीज। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीज को अगर हम देखें तो डीपीएसपीज को 3 आइडियोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। वन इज those DPSPs which were inspired from socialistic principles, the others are the Gandhian DPSPs या Gandhian principles से inspired DPSPs, and the last one is liberal and intellectual principles। अब ये जो यहाँ पर आप यहाँ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये आने वाली वीडियोस में हम इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इन सभी डीपीएसपीज को कवर करने वाले हैं, जहां पर आपको ये सारी डीपीएसपीज में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एक एक करके डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो सेशन भी आपको पसंद आएगा। चलिए, सो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलते हैं।